नमस्कार। आज 30 नवंबर 2025 है और हम कल यानी 1 दिसंबर के मौसम की कहानी समझने वाले हैं। जी। हमारे हाथ में जो दस्तावेज है वो सीधे भारत मौसम विज्ञान विभाग मतलब आईएमडी से जारी हुआ अखिल भारतीय मौसम सारांश और पूर्वानुमान बुलेटिन है। और इसे पढ़कर सच कहूं तो ऐसा लग रहा है मानो हम एक ही दिन में दो अलग-अलग भारत की कहानी पढ़ रहे हों। बिल्कुल। एक तरफ दक्षिण में समंदर उफान पर है एक चक्रवाती तूफान की वजह से, तो दूसरी तरफ उत्तर में खामोश और कड़ाके की ठंड अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। तो चलिए मौसम की इसी दोहरी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल। आज की हमारी पड़ताल इसी पर रहेगी। हम शुरुआत करेंगे दक्षिण भारत से, हाँ। जहां चक्रवाती तूफान दितवा का असर दिख रहा है। अच्छा। समझेंगे कि उसकी ताकत कितनी है और उससे जुड़ी चेतावनियां क्या है। फिर हम देश के उत्तरी छोर का रुख करेंगे। हाँ। और जानेंगे कि वहां ठंड और कोहरा किस हद तक बढ़ गया है। और आखिर में इनके पीछे का विज्ञान भी समझेंगे। जी। और सबसे आखिर में हम इन दोनों बिल्कुल अलग मौसमी घटनाओं के पीछे काम कर रहे विज्ञान को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी की शुरुआत एक्शन से करते हैं, तूफान दितवा से। रिपोर्ट बता रही है कि पहले एक चक्रवाती तूफान था जी। लेकिन अब थोड़ा कमजोर होकर गहरे दबाव यानी डीप डिप्रेशन में बदल गया है। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है और अभी ये है कहाँ? देखिए, तूफान की ताकत को उसकी हवा की रफ्तार से नापते हैं। जब ये चक्रवाती तूफान था तो हवा बहुत तेज और विनाशकारी थी। जी। अब गहरा दबाव बनने का मतलब है कि हवा का जोर कुछ कम हुआ है, लेकिन इसे कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि इसमें अभी भी भारी बारिश कराने की जबरदस्त क्षमता है। और इसकी लोकेशन? जहां तक इसकी लोकेशन की बात है, 1 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे के आंकड़ों के हिसाब से ये बंगाल की खाड़ी में चेन्नई के तट से सिर्फ 50 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में था। सिर्फ 50 किलोमीटर? ये तो बहुत ही नजदीक है। जी, बहुत नजदीक। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये कभी भी जमीन से टकरा सकता है या ये बस किनारे किनारे ही निकल जाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। पूर्वानुमान यही है कि ये जमीन से टकराएगा नहीं। अच्छा। बल्कि उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट के साथ साथ समानांतर ही उत्तर की ओर बढ़ता रहेगा। तो इतने पास होने का असर क्या होगा बारिश पर? हाँ, इतने करीब होने का सबसे बड़ा असर बारिश पर पड़ता है। ये सिस्टम समुद्र से लगातार नमी खींच रहा है और उसे सीधे तटीय इलाकों पर बरसा रहा है। अगले 12 घंटों में इसके और कमजोर होकर सिर्फ एक दबाव यानी डिप्रेशन बनने की उम्मीद है। मतलब हवा का जोर और कम हो जाएगा? बिल्कुल, पर ये अपने पीछे बहुत सारी नमी छोड़ जाएगा जो बारिश कराती रहेगी। समझ गया। मतलब हवा का खतरा भले ही कम हो रहा हो लेकिन पानी का खतरा बना हुआ है। हाँ, पानी का खतरा अभी काफी बड़ा है। तो कौन कौन से इलाके हैं जहां भारी बारिश की चेतावनी दी गई है? चेतावनी की सूची देखें तो 1 दिसंबर को उत्तरी तमिलनाडु और ओडिशा में भारी बारिश की आशंका है। और आंध्र प्रदेश में? तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में तो 1 और 2 दिसंबर दोनों दिन भारी बारिश हो सकती है। और 1 दिसंबर को तेलंगाना के कुछ हिस्सों के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और बारिश के साथ अक्सर बिजली कड़कने और तेज हवाओं का भी डर रहता है। बिल्कुल, रिपोर्ट में साफ साफ बिजली कड़कने के साथ आंधी चलने की चेतावनी भी है। अच्छा। तमिलनाडु, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 1 से 3 दिसंबर तक इसका असर दिख सकता है। और कर्नाटक, केरल? हाँ, 1 दिसंबर को दक्षिण और उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी यही हाल रहेगा, जबकि 2 और 3 दिसंबर के लिए ये चेतावनी केरल और माहे के लिए भी जारी की गई है। इन सब में सबसे सीधी और शायद सबसे गंभीर चेतावनी मछुआरों के लिए लग रही है। भाषा काफी सख्त है। इसमें कोई शक नहीं, ये सबसे जरूरी हिस्सा है क्योंकि यहाँ जान का सवाल होता है। सही बात है। साफ तौर पर कहा गया है कि 1 दिसंबर तक श्रीलंका, तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पूरी तरह से रोक? जी, मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे 1 दिसंबर तक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कुमोरिन क्षेत्र और इन सभी राज्यों के तटों के पास बिल्कुल ना जाएं। जो लोग पहले से समुद्र में उनके लिए भी? हाँ, यहाँ तक कि जो लोग पहले समुद्र में हैं उन्हें भी इन सभी क्षेत्रों से बचने के लिए कहा गया है। और ये चेतावनी सिर्फ इन्हीं इलाकों तक सीमित नहीं है शायद? जी, 2 दिसंबर तक पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और आंध्र प्रदेश के तट के आसपास के इलाकों में भी ना जाने की सलाह है।
IMD जब ऐसी चेतावनी जारी करता है तो इसका मतलब होता है कि स्थिति वाकई बहुत खतरनाक है। इसी से जुड़ी एक दिलचस्प बात इस रिपोर्ट में लिखी है। इसमें एक नोट है कि रेड कलर वार्निंग का मतलब रेड अलर्ट नहीं है। हाँ, बल्कि इसका मतलब है एक्शन लें, यानी कार्रवाई करें। ये एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। आमतौर पर लोग रेड अलर्ट सुनकर सोचते हैं कि बस सावधान रहना है। सही। लेकिन एक्शन लें का मतलब है कि अब सोचने का वक्त खत्म। संबंधित एजेंसियों और लोगों को तुरंत बचाव और सुरक्षा के कदम उठाने हैं। जैसे लोगों को सुरक्षित जगह ले जाना। बिल्कुल, चाहे वो लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना हो या किसी और तरह की तैयारी करनी हो। ये सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि काम करने का निर्देश है। तो एक तरफ दक्षिण भारत में समुद्र की लहरें, तेज हवाएं और भारी बारिश है, यानी ऊर्जा और एक्शन से भरा मौसम। लेकिन अगर हम देश के नक्शे पर हजारों किलोमीटर ऊपर उत्तर की ओर जाएं, तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। बिल्कुल अलग तस्वीर है। वहां तूफान का शोर नहीं, बल्कि एक खामोश दुश्मन, कड़ाके की ठंड धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रही है। वहां तापमान कितना नीचे चला गया है? उत्तर भारत में सर्दी ने सही में दस्तक दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश की कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया है। 6 डिग्री से भी नीचे? जी, यहाँ तक कि मैदानी इलाकों में भी, जैसे उत्तराखंड और पंजाब के कुछ जगहों पर यही हाल है। और दिल्ली, हरियाणा जैसे मैदानी इलाकों में क्या स्थिति है? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। ठीक है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। क्या? मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान को लेकर रिपोर्ट में 2 अलग-अलग आंकड़े दिए गए हैं। अच्छा। एक जगह लिखा है कि अमृतसर, पंजाब में 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ठीक है, 6.4। जबकि एक दूसरे अवलोकन में फरीदकोट, पंजाब में तापमान 2.0 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। एक मिनट, 6.4 और 2.0 डिग्री, ये तो बहुत बड़ा फर्क है एक ही राज्य के लिए। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये उलझन पैदा कर सकता है, लेकिन इसके पीछे वजह हो सकती है। क्या वजह हो सकती है? ऐसा अक्सर तब होता है जब आंकड़े अलग-अलग समय पर या अलग-अलग तरह के मौसम केंद्रों से लिए जाते हैं। हो सकता है एक आंकड़ा मुख्य शहर के केंद्र का हो और दूसरा शहर के बाहरी खुले इलाके का, जहां ठंड ज्यादा महसूस होती है। अच्छा, ये भी हो सकता है। लेकिन एक बात साफ है, पंजाब के कुछ हिस्सों में तापमान बहुत तेजी से गिरा है और ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। 2 डिग्री का मतलब है कि पाला पड़ने की स्थिति बन सकती है। तो क्या आने वाले दिनों में ये ठंड और बढ़ने वाली है? पूर्वानुमान क्या कहता है? हाँ, तापमान में और गिरावट का ही अनुमान है। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट हो सकती है। मतलब सर्दी और जोर पकड़ेगी। बिल्कुल। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अगले 3 दिन कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद वहां भी तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। और पश्चिम भारत का क्या हाल है, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात? वहां की कहानी थोड़ी अलग है। महाराष्ट्र और गुजरात में तापमान में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखेगा। मतलब? महाराष्ट्र में अगले 24 घंटों के बाद तापमान 2-3 डिग्री बढ़ सकता है, जबकि गुजरात में 2-3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। ठंड के साथ साथ उत्तर भारत के लिए कोहरे और शीतलहर की भी बात हो रही है। जी हाँ, ये ठंड का दूसरा और ज्यादा खतरनाक पहलू है। 1 और 2 दिसंबर को सुबह के वक्त हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। और शीतलहर? सबसे अहम चेतावनी पंजाब के लिए है, जहां 1 और 2 दिसंबर को कुछ हिस्सों में शीतलहर यानी कोल्ड वेव चलने की आशंका है। कोहरे की स्थिति तो शायद अभी से ही दिखनी शुरू हो गई है। बिल्कुल। हाल के आंकड़े बता रहे हैं कि असम और मेघालय में घना कोहरा देखा गया है। कितना घना? शिलांग के पास तो विजिबिलिटी यानी जितनी दूर तक देखा जा सकता है वो सिर्फ 50 मीटर रह गई थी। सिर्फ 50 मीटर? जी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सड़क और हवाई यातायात के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो हमने उत्तर और दक्षिण की इन चरम स्थितियों को देखा। ये तो कमाल है ना? इसका मतलब है कि एक ही समय पर कोई इंसान पंजाब में शायद आग जलाकर बैठा हो, हाँ, और दूसरा कर्नाटक में समुद्र किनारे टी-शर्ट में घूम रहा हो। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक आंकड़ा इस रिपोर्ट को और भी दिलचस्प बना देता है। बताइए। एक तरफ जहां पंजाब के फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 2.0 डिग्री सेल्सियस था, वहीं उसी दिन देश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान करवार, कर्नाटक में 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
वाह, मतलब एक ही दिन एक ही देश में तापमान का अंतर 33 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। जी, ये सच में दिखाता है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। बिल्कुल सही। ये सिर्फ विविधता नहीं बल्कि भारत की अनोखी भूगोल का नतीजा है। कैसे? कर्मवार समुद्र के किनारे और भूमध्य रेखा के ज्यादा करीब है, इसलिए वहाँ समुद्री हवाएं तापमान को बहुत ज्यादा गिरने या बढ़ने नहीं देती। अच्छा। वहीं फरीदकोट समुद्र से बहुत दूर है और हिमालय के करीब, जहाँ पश्चिमी विक्षोभ सीधे ठंडी हवाएं ला रहा है। तो एक पे समुद्री असर, दूसरे पर पहाड़ी। सही, एक पर समुद्री असर है तो दूसरे पर महाद्वीपीय और पहाड़ी असर। और अगर बारिश को देखें तो कहानी और साफ हो जाती है। वो कैसे? पिछले दिन की लगभग सारी बारिश दक्षिण भारत के कुछ राज्यों तक ही सीमित थी, जबकि देश का बाकी हिस्सा लगभग पूरी तरह सूखा रहा। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, ये सब हो क्यों रहा है? इन दो बिल्कुल अलग कहानियों के पीछे का विज्ञान क्या है? रिपोर्ट में एक मौसम संबंधी विश्लेषण का हिस्सा है, वो हमें क्या बताता है? ये हिस्सा हमें इन सिस्टम्स के पीछे की वजह बताता है। दक्षिण की कहानी तो साफ है। चक्रवाती तूफान दितवा का बचा हुआ असर एक गहरे दबाव के रूप में सक्रिय है। ठीक है। लेकिन उत्तर भारत के मौसम को मुख्य रूप से दो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस चला रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ, ये नाम हम सर्दियों में अक्सर सुनते हैं। जी। इस रिपोर्ट के हिसाब से ये कहाँ सक्रिय हैं और काम कैसे कर रहे हैं? इसे ऐसे समझिए कि हवा में दो सिस्टम काम कर रहे हैं। हवा में? हाँ। पहला सिस्टम निचले वायुमंडल में एक बड़े से घूमते हुए पहिए की तरह है, जो उत्तरी हरियाणा के ऊपर मौजूद है। अच्छा। और दूसरा सिस्टम बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, जहां जेट प्लेन उड़ते हैं, वहां हवा में एक बड़ी लहर या एक झुकाव की तरह है। ये कोई जमीनी सिस्टम नहीं है, बल्कि ऊपरी हवा में हो रही हलचल है। तो ये घूमता हुआ पहिया और हवा की लहर, ये मिलकर ठंड कैसे बढ़ा रहे हैं? ये दोनों सिस्टम मिलकर ठंडी और सूखी हवा को ऊपर से नीचे जमीन की तरफ धकेल रहे हैं। अच्छा। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से नमी लाते हैं, लेकिन जब उनका असर खत्म हो रहा होता है तो वे अपने पीछे बर्फीले पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवा का रास्ता खोल देते हैं। और अभी वही हो रहा है। बिल्कुल यही हो रहा है। हाँ। ये सिस्टम उत्तर भारत में ठंड और कोहरे की स्थिति बनाने के लिए एकदम सही माहौल तैयार कर रहे हैं। तो 1 दिसंबर के लिए IMD की रिपोर्ट देश की एक दोहरी तस्वीर पेश कर रही है। दक्षिण में चक्रवाती तूफान दितवा की वजह से बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट है। और उत्तर में 2 पश्चिमी विक्षोभों के कारण शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी है। एक एक्शन फिल्म और एक साइलेंट थ्रिलर एक ही समय पर। सारांश यही है कि अलग-अलग इलाकों में लोगों को बिल्कुल अलग तरह की सावधानियां बरतनी है। हाँ, ये जरूरी है। दक्षिण में खासकर मछुआरों के लिए चेतावनी बेहद गंभीर है और उन्हें समुद्र से दूर रहने की सख्त हिदायत है। जी। तटीय इलाकों में रहने वालों को भारी बारिश से सावधान रहना होगा। वहीं उत्तर भारत में लोगों को बढ़ती ठंड और घने कोहरे से बचना होगा, खासकर सुबह और शाम। हाँ, खासकर सुबह और शाम के वक्त, जब तापमान सबसे कम होता है और कोहरा सबसे ज्यादा। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है। पूछिए। अभी तो ये दोनों मौसम की कहानियां, दक्षिण का तूफान और उत्तर की ठंड, अलग अलग चल रही हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब दक्षिण में चक्रवाती तूफान दितवा का असर पूरी तरह खत्म हो जाएगा और वहां से उठी नमी हवा में फैल जाएगी, तो क्या वो नमी उत्तर की ओर यात्रा कर सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो उत्तर में पहले से सक्रिय ये 2 पश्चिमी विक्षोभ उस नमी के साथ मिलकर आने वाले हफ्ते में मौसम का मिजाज कैसे तय करेंगे? बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या इन 2 अलग अलग किरदारों का आपस में कोई अप्रत्याशित मेल देखने को मिल सकता है?